जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का पेपर देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले 2023 का जो एग्ज़ाम इसका रद्द हुआ था। 2023 में जो एग्ज़ाम पड़ा था उसी का पेपर देखने वाले हैं, जिसका अभी वैकेंसी है ना बिहार पुलिस का आया हुआ है। उसी का पहले पेपर पड़ा था 2023 में, उसी का पेपर रद्द हुआ जब क्वेश्चन आउट हुआ था। तो इसका आप पता है ना आपको अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसी आधार पे जो है ना जो पेपर हुआ था 2023 में, जिसका एग्ज़ाम रद्द हुआ था, इसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर आज देखने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पहले ही पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग में से नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए, आपको चैनल पे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मिल जाएगा। और इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का देखिए। इसी आधार पे आपको तैयार करना है कि हाँ, इसी आधार पे जो है ना आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। तो जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था 2023 में, उसी का 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है ना, फर्स्ट शिफ्ट का पहले ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका पीडीएफ, फुल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आप लोग में से टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही फायदा होने वाला है। वहाँ पे सभी पीडीएफ, इस बुक का जो है ना शुरू से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और सभी का पीडीएफ दिया जा रहा है। और इसका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर रद्द हुआ था उसका हम लोग पहले ही क्लास कर चुके हैं। उसका फुल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो ज़रूर सभी लोग ज्वाइन कीजिए और अच्छे से जो है ना क्लास अपना तैयारी को बेहतर जो है ना किया कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना बहुत कम समय है एग्ज़ाम होने में। अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, बिहार पुलिस का कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 1/10/2023 को एग्जाम हुआ था कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है बेस्ड ऑन मेमोरी। इसी आधार पे जो है ना आपका एग्जाम होने वाला है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग क्लास लाया जाता है। जितना हो सके हर ग्रुप में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक से लेकर जो है ना 100 तक क्वेश्चन देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। इसी आधार पे आपका जो है ना अगस्त में एग्जाम होने वाला है, इतना मान के रखिए। जिस एग्जाम जो पहले हुआ था, इसका पेपर जो रद्द हुआ था, इसी आधार पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो और इसका जो है ना और एक और ग्रुप है टेस्ट ग्रुप, उसमें जो है बिहार पुलिस का डेली प्रैक्टिस सेट होता है 3 बजे और शाम में ड्यूटी है 7 बजे होता है। तो उस ग्रुप में कुछ ज्वाइन जरूर कीजिए। एक पीडीएफ ग्रुप है, एक टेस्ट ग्रुप है, दोनों ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको तैयारी करने में जो है ना बहुत एक तरह से जो है ना वरदान साबित होगा। इसलिए दोनों ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, 1/10/2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, याद रखिएगा। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, पारा। क्या है, तो पारा, याद रखिएगा। एक का क्या होगा, तो पारा होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आई, कह रहा है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा किस रूप में संग्रहित होती है, बताइए। कह रहा है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब चलती बस चालक अचानक ब्रेक लगाता है। कह रहा है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। कह रहा है कि जब चलती बस का चालक, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूटन के प्रथम नियम। क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा होता है। कह रहा है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस कविता की काव्य पंक्ति क्या है, बताइए। कह रहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते उस किस कविता की काव्य पंक्ति है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। कह रहा है सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कविता का काव्य पंक्ति है, तो मैथिली शरण गुप्त का है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है कि सही क्रम चुनिए। इसमें जो है ना सही क्रम कौन सा, बताइए। सही कथन कौन सा है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, सही कथन को चुनिए। इसमें 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 2 1 4। क्या है, 3 2 1 4 है। क्या देखिएगा, पहले क्या होगा, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या होगा, 2 नंबर सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। क्या है, सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, तो भी हाल ही में हुआ है। और नेक्स्ट नंबर 1 है, कह रहा है कि सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो 3 2 1 4 होगा। क्या होगा, 3 2 1 4। अगर इसको सही क्रम में चुनना था कि बाइकों का सही क्रम क्या होगा, 3 2 1 4 होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है, सी सी है तो तकनीकी है। क्या है, तकनीकी। शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए, तकनीकी होगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रामा का क्या होगा, रामा का बताइए क्या होगा। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। रामा का क्या होगा, तो याद रखिए 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, इंदिरा है। क्या है, इंदिरा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि समानार्थी शब्द बताएं। वज्र का क्या होगा बताइए, वज्र क्या होगा, समानार्थी शब्द बताएं। वज्र का क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निषिद्ध। क्या है, निषिद्ध है। क्या है, निषिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि विपरार्थक शब्द बताएं। विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, अपकर्ष है। क्या है, अपकर्ष, याद रखिए। क्या है, अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 पे है कह रहा है कि सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं बताइए। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं, गोधूली। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक है। क्या है, अशोक। अशोक क्या है, गलत है। लेकिन रोष, अकोप, अपपर्स, ये क्या सब एक प्रकार का है। क्या देखिए ना कि निम्न शब्दों में अशोक असंगत बेमेल शब्द है। रोष, कोप तथा अमर्ष ये तीनों क्रोध के परिभाषी शब्द है। क्या है, क्रोध के परिभाषी शब्द है, याद रखिएगा। लेकिन अशोक का अर्थ क्या होता है, जिसे शोक ना हो, शोक रहित होता है, इसलिए ये जो है ना अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें डैश इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया, क्या होगा बताइए। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, जो। क्या होगा, जो भरेगा। जो इस गुफा में गया, काल कवलित हो गया। जो इस गुफा में गया, क्या हो गया, काल कवलित हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वाक्य के अशुद्ध वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इसमें पिताजी मुझको नई कमीज, ए नंबर है, और माँ के लिए बी है, ऑप्शन है एक सुंदर साड़ी लाए। कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है इसमें भाई। ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कौन सा जो है त्रुटिपूर्ण वाक्य है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, पिताजी मुझको नई कमीज लाए। एक तो याद रखिए ये क्या है, पिताजी मुझको नई कमीज पिताजी मुझको नई कमीज, एक गलत है। ए नंबर क्या है, गलत है। यहाँ पे सही बात क्या होगा, तो याद रखिए ना, इसमें सही बात क्या होगा, तो इसका होगा पिताजी मेरे लिए एक नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। पिताजी मेरे लिए एक कमीज, पिताजी मेरे लिए क्या होगा, पिताजी मेरे लिए एक कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, ये सही वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरना है। टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रेनवे। कह रहा है कि टू यंग मैन दैट, टू यंग मैन, खाली स्थान द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रेनवे। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, पुल्ड होगा। क्या होगा, पुल्ड, याद रखिएगा। टू यंग मैन पुल्ड द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रेनवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंसेस हैज बीन गिवन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच of the out of the four alternatives suggest, select the one which of the best express the same sentences in the indirect direct speech। यहाँ पे कह रहा है he said let Hari come with us mother, I I shall take care for him। क्या होगा, इसका 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी। he told his mother to let Hari home with them as he would take care of him। He told his mother to let Hari come with them and he would take care of him। क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेबुलस है। क्या है, फेबुलस, फेबुलस। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंसेस। कनिष्का वाज इंटिएटेड डैश बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मॉन्स के। क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनटू होगा। क्या होगा, इनटू। कनिष्का वाज इंटिएटेड इनटू बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी substitute the underlined segment in the given sentences if there is no need to substitute it, select no substitution required, I must replying this letter immediately। क्या होगा,
आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमिडिएटली। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लाई दिस लेटर। क्या होगा? रिप्लाई दिस लेटर। आई मस्ट रिप्लाई टू दिस लेटर होगा, ना कि रिप्लाइंग दिस लेटर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन आइटम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंसेस। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज़ बीन विथ थ्रू थिक एंड हिम। करेक्ट। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज़ बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थीन। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। क्या होगा? इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आंसर क्या है कि ही हैज़ गॉन टू रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। आंसर कह रहा है कि ही हैज़ गॉन टू रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। तो क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? नन ऑफ द एबव। क्या होगा? नन ऑफ द एबव। यहाँ पे क्या है ना कि द करेक्ट क्वेश्चन टैग ही हैज़ नॉट ही कंप्लीट सेंटेंसेस होगा। ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन, हैजंट ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या होगा? इरेक्ट। इरेक्ट का क्या होगा बताइए? कह रहा है इरेक्ट कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इरेक्ट का क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी। क्या है? राइज है। क्या है? राइज। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। बताइए किस पर? भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? उपयुक्त सभी है, संवैधानिक प्रावधानों पर और परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और संवाद के लिए आंतरिकी पर। कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, तो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और संवाद के लिए आंतरिकी पर। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई बताई थी? बताइए क्या होगा? सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती बताइए? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती बताइए? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 तिलियां होती है। कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है, याद रखिएगा। और सरकार ने अशोक स्तंभ, याद रखिए, सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है ना 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जो सारनाथ से लिया गया, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंटिनिटी का अर्थ क्या है बताइए? फ्रेंटिनिटी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ए, भाईचारे की भावना है। क्या है? भाईचारे की भावना। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? तो भाईचारे का भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, बताइए किसके अंतर्गत आते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं किसके अंतर्गत? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 है। क्या है? अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, बताइए किसके? कह रहा है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं किसके? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्या है? केवल 1 और 4 है। क्या है? केवल 1 और 4। भारतीय संविधान की 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है, बिल्कुल सही है। और इसमें आगे कह रहा है कि भारत में सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में गैर भाषाओं के संबंधित है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं के संबंधित है, गलत है। और नेक्स्ट है 4 नंबर, ये सही है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है।
तो 30 का राइट आंसर होगा 1 और 4 होगा। क्या होगा? 1 और 4। याद रखिएगा ना कि इसमें कह रहा है कि इसमें भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करती है। एक होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य में 3 तरह की नगर पालिकाएँ की संरचना प्रबंध करता है। कौन कौन? क्या देखिए कौन कौन है? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम होता है। और सीएजी की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। सीएजी की नियुक्ति कौन करते हैं? ना राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसलिए ना गलत है, यहाँ पे प्रधानमंत्री दिया होता है, इसलिए गलत है। और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान की 10वीं सूची दल बदल से 11वीं सूची पंचायती राज से 12वीं सूची बोलेगा नगर पालिका से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? बताइए। कह रहा है किस इतिहासकार अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। आइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बताइए। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, बंगाल का अंतिम शासक इनमें से कोई नहीं था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक बोलेगा तो इनमें से कोई नहीं था। याद रखिएगा, गुप्त तथा मौर्य सम्राटों का बंगाल पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था और बाद में शशांक बंगाल नरेश बना। कहा जाता है कि उसने 7वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में उत्तरी पूर्व भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कब, किस वर्ष? बताइए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में किया गया था। 1971 में किया गया था। नेक्स्ट है अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? बताइए। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? चीन और इंग्लैंड। क्या है? चीन और इंग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 का रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपति के करते। किसके? पशुपति के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? बताइए। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? एकनाथ। क्या है? एकनाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 का रहा है कि 79वीं ईस्वी में किस पंचवर्षीय पर्वतीय ज्वालामुखी को पोम्पई शहर में राख के अंदर दफन कर दिया है? बताइए। कह रहा है 19वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद है 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, माउंट वेसुवियस। क्या है? माउंट वेसुवियस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? बताइए। बिहार में जो है कौन घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। क्या है? गंडक नदी। आगे क्वेश्चन 39 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? बताइए। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी बरौनी। क्या है? एनटीपीसी बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही 40 पे कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 सम्मानित किया गया? बताइए। कह रहा है बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा देवी। क्या है? सुभद्रा देवी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। कह रहा है पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ए, यह बिहार में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है। क्या है? पहली वंदे भारत ट्रेन है। कह रहा है यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। कौन सा? पटना से रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, याद रखिए, केवल एक सही है। आगे एक क्वेश्चन नंबर है 42 पे। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों GMPA का अनुपात क्या था? बताइए। कह रहा है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का GMPA अनुपात क्या था? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.9%। क्या है? 3.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या का दबाव। क्या है? जनसंख्या का दबाव क्या है? तो गरीबी का कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 कह रहा है कि शकरकंद एवं एक भूमिगत संरचना है। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? बताइए। कह रहा है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियाँ। क्या है? पत्तियाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे यही कह रहा है कि रंध्र का खुलना बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है? बताइए।
कह रहा है कि रंध्र का खुलना बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, रक्षक कोशिकाएं। क्या है, रक्षक कोशिकाएं। तो रंध्र का खुलना बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो रक्षक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि गन्ने का लाल सड़न रेड रॉट किसके कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रीडियम फैल्केटम के कारण होता है। याद रखिएगा, याद रखिए गन्ने का लाल सड़न होता है ना, कोलेक्टियम चुन फ्लैक्टियम के कारण होता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है, तो कोलेक्टियम चूर्ण फ्लैक्टियम के फैलेक्टम के कारण होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्लाज्मा, कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। आप लोग आंसर दिया कीजिए। कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेक्यू पोलोवो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जेक्यू पोलोवो के द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, जेक्यू पोलोवो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कह रहा है कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है क्या, बताइए। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल क्या है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी शामिल है, और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS 2016 ये भी शामिल है। तो कह रहा है कृषि बीमा योजनाओं में से शामिल है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देख रहे ना कितना क्वेश्चन का लेवल कितना टफ है। लग रहा है कि दरोगा का जो पेपर होता है ना मेंस का और पीटी का, उससे भी हार्ड क्वेश्चन आता है। इसलिए जो है ना सभी लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। जितना भी क्लास आता है ना, ज्ञान बिंदु जितना भी चैनल पे क्लास आता है, सभी क्लास को ना अच्छे से देखा कीजिए। आपका जो है ना एक तरह से अच्छे से रिवीजन हो जाए। डेली आपको 5-6 क्वेश्चन जो है ना आपका दिमाग से गुजरेगा। और प्रैक्टिस सेट जो है, हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। आपका जो है ना तैयारी एक तरह से बेहतर तरीके से हो जाएगा। और शाम में जो 3 बजे प्रैक्टिस सेट होता है उसको तो हर हाल में दिया कीजिए। और एडिटोरिया का इस सब को जो है ना कभी स्क्रिप्ट मत कीजिए। आप ही लोग के लिए जो है ना ये सब करवाया जाता है कि आप लोग का बेहतर से बेहतर जो है ना बिल्कुल फ्री जो है आपको तैयारी हो सके, पूरा फुल एकदम जो है ना 100 क्वेश्चन का। आप लोग मैथ रीडिंग बना लीजिए, PDF सेंड कर देते ही हैं। और बाकी जो है ना क्या बोलता है, अब जो होमवर्क मिल रहा है बिहार का, आप लोग होमवर्क को पूरा अच्छे से कमिट कीजिए। होमवर्क को स्क्रिप्ट कभी मत कीजिए। जितना होमवर्क आपको दिया जाता है सभी होमवर्क को अच्छे से कमिट कीजिए। जो भी आप लोग के जो बगल में जो भी है ना भाई, चाहे जो भी है तैयारी करने वाले हैं, सभी को ग्रुप से जोड़िए कि हाँ इस ग्रुप से जो है ना इस होमवर्क से चलता है इस ग्रुप पे। और इस चैनल पे जो क्लास आता है सभी आपके लिए ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो सभी लोग को जोड़िए, जितना ज़्यादा जोड़िएगा ना उतना सभी को जो है फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ना, कह रहा है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सही है, बताइए। 49 से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक एवं पर्यावरण अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट घरानों का धन लाभ कराता है। बिल्कुल राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बेंगलुरु है। क्या है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि भारत और 5 आसियान देश अर्थात लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम मिलकर बनाते हैं क्या। कह रहा है कि भारत और 5 आसियान देश अर्थात लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC। क्या है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, MGC, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपहार कर नहीं है। लेकिन जो है ना बिक्री कर प्रत्यक्ष कर है, संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, और संपत्ति कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। लेकिन उपहार कर क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। तो कह रहा है कि कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो उपहार कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, या अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन बिक्री कर, संपदा शुल्क और संपत्ति कर ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर है। इसका ट्रिक होता है अप्रत्यक्ष कर में ना, एक ट्रिक होता है, तब सीमा जी प्रोडक्ट विकी इस पे जितना भी आता है ना सब बैठा दीजिए, ये आपको निकल जाएगा अप्रत्यक्ष कर, और जितने भी इसके अलावा आएगा वो सब प्रत्यक्ष कर होगा। तब सीमा जी प्रोडक्ट विकी तब से टट कर
और तब ब से बिक्री कर, सीसा से सीमा शुल्क, सीमा म से क्या म से हो गया तब सीमा, म से हो गया यानी क्या है म से, और तब सीमा जी से हो गया जीएसटी, और पी से प्रोडक्ट उत्पाद कर हो बोले, और बिक्री कर, क से हो गया कर, एक कर से है ना कर यानी क्या है याद नहीं आ रहा ध्यान में, आप लोग जो है ना देखिएगा तो आपको जो है ना हम ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे आपको हम डाल देंगे। ये ट्रिक होता है, कभी कभी क्या होता है ट्रिक अगर ध्यान में रखिएगा तो आपका जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना सही होने का चांस बढ़ जाता है। हम आपको ट्रिक जो है ना भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा लिख करके, कह रहा है कि डेयरी सरकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, कह रहा है कि डेयरी सरकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है ना सही होगा, मैं बताइए इसमें कौन होगा। इसमें कह रहा है कि कौन सही है, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखें 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। 53 का सी है। 1 2 3 तीनों सही है। क्या है, सरकारी डेयरी सरकारी समितियों को ऋण ब्याज 2% राहत देगी, बिल्कुल सही है। अब फुट एंड माउथ डिजीज FMD ब्रुसेलिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं को 100% टीकाकरण, ये भी बिल्कुल सही है। अब 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि UNDP तैयार करता है। बताइए क्या तैयार करता है। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या तैयार करता है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। क्या तैयार करता है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है ना कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSE नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है। बताइए, कह रहा है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो है ना कौन सा कथन सत्य, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए। इसमें क्या है ना कि केवल एक सत्य है, बाकी दो क्या है असत्य है, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि रणनीतिक क्षेत्र में शामिल क्या है, तो परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा शामिल है, बिल्कुल सही है। परिवहन एवं दूरसंचार बिल्कुल सही है। पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज ये भी सही है। और बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं ये बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाए, अवशिष्ट को विलीन निजीकरण बंद कर लिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो एक सही है लेकिन दो क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 56 पे, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 3 क्या है, तो सत्य है। तो कह रहा है कि आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के थे, बिल्कुल सही है। आधुनिक भारतीय सिक्के जो थे वो सांकेतिक सिक्के हैं, बिल्कुल सही है। क्रियोनिकल क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हस्तोत्साहित करने के लिए किया जाता है। क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हस्तोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। और सिक्का का निर्माण अधिनियम 2011 के सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, बिल्कुल सही। तीनों कथन क्या है, तो सही है। आइए क्वेश्चन में रही रीडिंग का क्वेश्चन है, देखिए इसका टिक कर देना, आप लोग बना लीजिएगा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 57 का। 58 का बात करें, 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 58 का ए होगा। 59 का बात करें, 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 59 का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 59 का बी। 60 का देखिए, 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग बना लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, बाकी PDF टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 61 पे, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा, 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी। 61 का डी होगा। त्रिभुज को मतलब मिलाना था, सबको एक साथ करना था। आगे 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 62 का बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आइए 63 पे, 63 का राइट आंसर बोले तो 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 63 का सी। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 64 का ए। 65 का बोले तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। आइए अब आइए 66 पे, उस समय 66 का रहा है, 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 66 का ए। 67 का बोले तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे, क्वेश्चन नंबर 68 का बोले तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 69 का बोलेगा तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, डी है। आइए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, मैथ का क्वेश्चन है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, सी है। 71 का बोले तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, 71 का सी होगा। 71 का क्या है, तो सी होगा। अब भाई जी का क्वेश्चन है साइंस में, कह रहा है कि आपको पता है ना कि बिहार इसमें 30 आपका साइंस रहेगा, इसलिए साइंस को भी अच्छे से कंप्लीट किया कीजिए
और साइंस का जो है ना स्पेशल आप लोग के लिए क्लास आएगा। डेली आप लोग के लिए साइंस का क्लास आएगा, इसलिए साइंस को मजबूत ज़रूर करना है, क्योंकि 50-30 क्वेश्चन जो है ना मायने रखता है आपको साइंस में। तो बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो और बिहार पुलिस हो। बिहार पुलिस में 30 क्वेश्चन, बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन, अब बिहार दरोगा में 25 क्वेश्चन आता ही है। इसलिए साइंस का जो है ना एक तरह से रिजल्ट देने में ना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए साइंस का भी क्लास डेली आपका रेगुलर आएगा। और जैसे जैसे आपका जितने भी मेरे पास बुक है, जितने मार्केट में बुक आएगा, सारा आपको सब्जेक्टिव साइंस करवाएंगे। तो बाकी सारा आपका डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। बस आप लोग जो है ना एक तरह से सपोर्ट बना के रखिए। आप जितना हमसे मेहनत होगा ना आप लोग के लिए हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में जितना जो लोग नहीं किया है ना, बहुत लोग क्लास देता है सिर्फ पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं देता है। बाकी जो है ना क्वेश्चन को याद करने का जो है ना, एक बार क्वेश्चन बोला आपको आंसर खत्म। लेकिन ये सोचिए ना कि हमको बेहतर तरीके से कहाँ हमको याद क्वेश्चन करवाया जा रहा है और कितना कहाँ पे क्वेश्चन समझाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि किस संघ के पशुओं को संयुक्त पैर होते हैं, बताइए। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा में होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, बताइए। किसे लैटिन में जो है ना वैक्सीनिया कहा जाता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउपॉक्स को। क्या है? काउपॉक्स। नेक्स्ट है 74 में क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि किस जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जानते हैं? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवृत्त। क्या है? जातिवृत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 का रहा है कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, बताइए क्या? कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी विकास। क्या है? अभिसारी विकास। क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, क्या? बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आएगा 76 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, छड़ के आकार का। बैसिली बैक्टीरिया होते हैं तो छड़ के आकार का होते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है, बताइए। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिल्सा, प्रोम्फेट और मैकेरल। कह रहा है खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? तो हिल्सा, प्रोम्फेट और मैकेरल है। 78 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, बताइए। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। आइए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा नहीं बनाता, लेकिन जिंक, मैग्नीशियम और तांबा जो है बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि अंकुरित जौ के दोनों किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है अंकुरित जौ के दानों को कह रहा है दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहते हैं? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं? बियर कहते हैं, बियर। नेक्स्ट है 81 नंबर कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, बताइए कितने महीनों में? कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 महीनों में। क्या होगा? 8 महीनों में। क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण, बताइए। कह रहा है कि जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 गैस के कारण। क्या है? CO2 गैस के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्नीशियम। क्या है? टेक्नीशियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 84 नंबर की निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बताइए। किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन में नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 85 नंबर की निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, बताइए। टीयर गैस के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH3 का। क्या करते हैं? NH3 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया को ही, जो है अमोनिया है ना, अमोनिया को ही टीयर गैस कहा जाता है, याद रखिए। अमोनिया को NH3 को ही क्या कहा जाता है? टीयर गैस कहा जाता है। अमोनिया जो होता है ना, रंगहीन एवं बदबूदार गैस होता है। क्या होता है? अमोनिया गैस जो होता है रंगहीन एवं बदबूदार गैस होता है। यह क्या करता है? यह गैस क्षारीय तथा साबुन जैसे स्वाद युक्त होता है।
इस गैस को अचानक सांस लेने पर यह आंखों में आंसू निकाल देता है। क्या था ना, आंखों में आंसू निकालता है। एक क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? सबको पता है 86 का बी टेफ्लॉन है। क्या है? टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 87 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? बताइए कौन सा शहर जो है ना जहाज निर्माण से संबंधित है? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? नीचे इसमें कह रहा है ना कि देखिए फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? इस ऑप्शन में दिया हुआ कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सा होगा? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 होगा, 1, 2 और 4 होगा। तो जहाज निर्माण से संबंधित कौन कौन है? तो एंटवर्प है, और नेक्स्ट है क्या है? तो ट्राइस्टे है, और क्या है? तो हैम्बर्ग है। क्या है? हैम्बर्ग। तो कह रहा है कि कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो एंटवर्प, ट्राइस्टे और हैम्बर्ग है। क्या है? एंटवर्प, ट्राइस्टे और हैम्बर्ग है, याद रखिएगा। एंटवर्प जो है ना हीरा व्यापार का विश्व में महत्वपूर्ण केंद्र है, याद रखिए। और ट्राइस्टे क्या है? इटली का यातायात और संसाधनों से उत्पन्न शहर है। और हैम्बर्ग बोलेगा तो क्या है? तो जर्मनी का शहर है जिसके पास 2 नदियां बहती और नहरों और पुलों के लिए विख्यात शहर है। आगे क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली नदी वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जानते हैं? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम है। क्या है? असम। क्वेश्चन नंबर 89 पे कह रहा है कि अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। कह रहा है कि अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। क्या है? डी। डी है। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। इसमें बोल रहा था कौन सा कथन सही, उत्तर चुनिए। तो याद रखिए इसमें तीनों कथन सही है। अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, बिल्कुल सही है। अब वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारागमन शिविर के रूप में किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद में क्या आता है? आबाद रहता है। इस तीनों कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। बताइए। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को निकट है। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है। इसमें सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। हाँ में रेलवे जोन है, मुख्यालय है। इसमें क्या क्या होगा इसका याद रखिए। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 91 का होगा ऑप्शन नंबर 91 का बी होगा। क्या होगा? बी। एक ए सी डी और बी, ए सी डी और बी। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा इसका जबलपुर है। क्या है? जबलपुर। इसका जबलपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बोलेगा तो बिलासपुर है। क्या है? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बोलेगा बिलासपुर है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। और उत्तर पूर्वी का बोलेगा तो गोरखपुर है। याद रखिएगा पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, और पूर्व मध्य रेलवे बोलेगा तो हाजीपुर, और उत्तर पूर्वी बोलेगा तो गोरखपुर है। ये सभी याद रखिएगा। और याद रखिएगा 18वां रेलवे जोन जो है ना, वर्तमान में 18वां रेलवे जोन जो है दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम है। वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। याद रखिएगा 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 92 का ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या है? सी है। दीव है। क्या है? दीव। और इसका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ना कि मुख्य रेलवे जोन कौन कौन और है। तो पश्चिमी रेलवे का तो याद रखिएगा कि इसका पश्चिम रेलवे जबलपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे का बोलेगा तो बिलासपुर था। और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। उत्तर पूर्वी का बोलेगा तो कहाँ है? तो गोरखपुर। अगर उत्तर रेलवे का नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का बोलेगा चेन्नई, पश्चिम रेलवे का बोलेगा चर्च गेट मुंबई, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता है, उत्तर पश्चिम रेलवे का बोलेगा तो जयपुर है, और दक्षिण मध्य रेलवे का बोलेगा सिकंदराबाद है, और उत्तर मध्य रेलवे का बोलेगा इलाहाबाद है, और मध्य रेलवे का बोलेगा तो मुंबई। ये सभी पॉइंट याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 93 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। 1, 2 दोनों सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। यह पूर्व में बंगाली खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा रहता है, बिल्कुल सही है। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असम जिले हैं, ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। क्या वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ है। क्या है? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचाने पे कह रहा है कि प्रवर्तन के नियम सत्य है किसके लिए? बताइए। प्रवर्तन के नियम सत्य है किसके लिए? 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी सभी परावर्तक सतहों के लिए है। परावर्तक के नियम सत्य है सभी परावर्तक सतहों के लिए। नेक्स्ट है कौन सा बेहतर कंडक्टर है, बताइए कौन सा बेहतर कंडक्टर है। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है बी, क्या है निकल है, क्या है निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 97 क्वेश्चन नंबर कह रहा है खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो 97 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और वर्धित होगा। क्या होगा, आभासी और वर्धित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, बताइए ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है आयाम है। क्या है आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे कह रहा है कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पे कार्य करती है, बताइए कह रहा है फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पे कार्य करती है। तो 99 का ऑप्शन नंबर होगा सी, क्या है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के पे काम करता है। तो कह रहा है कि फोटोस्टेट मशीन जो है निम्नलिखित में से किस तकनीक पे काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पे काम करता है फोटोस्टेट मशीन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर कह रहा है खगोलीय इकाई औसत दूरी है किसकी, बताइए एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है किसकी। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच है। क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच है। कह रहा है एक खगोलीय इकाई औसत दूरी किसके बीच स्थित है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच स्थित है। तो सेट नंबर था प्रीवियस क्वेश्चन 2023 का था, सेकंड शिफ्ट का था और पहले का फर्स्ट शिफ्ट पहले ही आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी दोनों शिफ्ट जो है ना करवा दिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम रद्द हुआ था, जिसका एग्जाम अभी होने वाला अगस्त में। सभी लोग जो है ना क्लास को देखा कीजिए, ऐसे रिवीजन कीजिए और हर ग्रुप में हर जगह शेयर जरूर कीजिए। बाकी इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट अब लगातार आएगा और बाकी यूथ पब्लिकेशन का 4 सेट बचा हुआ है, 4 सेट उसको खत्म करके और एक मार्केट में नया बुक आया है उसको भी आप लोग के लिए कंप्लीट करेंगे। इसलिए हर जो है ना हर जगह क्लास को शेयर कीजिए, जितने भी मार्केट में आएगा सभी को आप लोग करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बस आप लोग जो है ना बस जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करते रहिए और होमवर्क को अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी जो अगर कोई दिक्कत है, जो भी आपको परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में से ज़रूर मैसेज कीजिए। और अगर आप यहाँ पे मैसेज नहीं कर सकते हैं तो टेस्ट ग्रुप में जहाँ पे टेस्ट होता है उसका कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। कोई परेशानी है, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं क्लास रिलेटेड या कुछ भी आपको क्वेरी है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका हम सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।